Hello everybody, welcome to KS Artani Education. In this video, we are going to discuss the revision of Chapter 8 Economic Reforms and Policies in India of Class 11th Commerce Gujarat Board Economic subject this is. So fine, let's begin with the chapter. टू बिगिन विथ इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ी उनके बारे में एक बार नज़र डालेंगे हम उन पे। हम हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया था यानी जो इंडिपेंडेंस के बाद वाला इंडिया था उसमें एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आया था। मिक्स्ड इकोनॉमिक मतलब ना ही हम सोशलिस्ट होंगे और ना ही हम कैपिटलिस्ट होंगे, हमारे यहाँ दोनों सिस्टम्स होंगे। और ऐसा हमने क्यों किया था? क्योंकि हमको सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के चैलेंजेस को टैकल करना था, यानी उनके चैलेंजेस से मुक्ति पानी थी एक तरह से। और इसीलिए हमने एक मिक्स्ड मॉडल दिया जिसमें सोशलिस्ट भी थे और कैपिटलिस्ट भी थे। अब इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है? सोशलिस्ट मतलब सरकार का राज और कैपिटलिस्ट मतलब लोगों का राज। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जहाँ हर जगह होती हैं, आप हमारे इंडिया में भी देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो गवर्नमेंट के हाथों में और कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्राइवेट लोगों के हाथ में। तो इंडिया में वो मिक्स्ड सिस्टम है। 1980s तक हमारा जो प्लानिंग स्ट्रेटेजीज थी 1947 से लेकर 1990 तक, वो सब इनइफेक्टिव रही, किसी का कोई असर नहीं हुआ। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा थे, यानी सरकार ने प्रतिबंध बहुत लगा रखे थे और इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर नहीं पा रहे थे। 1990s जैसे भी शुरू हुए, हमारे अर्ली 1990s थे, तो बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट हमको देखने को मिला था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या? हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था। आ ज़्यादा रहा था, जा कम रहा था, तो इसको बोलेंगे डेफिसिट। और इससे इंडिया जो है फिर धीरे-धीरे फॉरेन असिस्टेंस पे चला गया, यानी अब इंडिया दूसरों पे निर्भर हो गया, दूसरे देशों पे। और वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स का एक रीज़न था। उसी से हमारे रिफॉर्म्स जो हैं आए उस सिचुएशन से। उसके नतीजे में 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए और मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज जो थी वो उन्होंने अडॉप्ट करी। मार्केट ओरिएंटेड मतलब ऐसी पॉलिसीज जो हमारे मार्केट के फायदे के लिए है। मूविंग ऑन, 8.1 में हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आए 1991 में, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना चाहते थे कि प्राइवेट लोग भी पैसा डालें और फॉरेन लोग भी पैसे डालें। और ऐसा इसीलिए ताकि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना चाहते थे। फिर सेकंड पॉइंट मतलब जिसमें आता है वो ये है कि हमें रिसोर्सेज को सही जगह पर एलोकेट करना था और उनको अच्छे से यूज़ करना था। स्टेट एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे को घटाना था और रिसोर्सेज को लोगों के वेलफेयर में लगाना था। रीडायरेक्ट मतलब हमारे रिसोर्सेज को अब हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए अप्लाई करना था। हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम बढ़ानी थी, देश की इनकम बढ़ानी थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था और एक्सपोर्ट बढ़ाने थे। जैसे मैंने बताया, इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए थे, एक्सपोर्ट कम हो रहे थे। इम्पोर्ट मतलब आ ज़्यादा रहा था, जा कम रहा था, तो हमें एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने की ज़रूरत थी। फिर हमें अपने इंडियन इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी दूसरों के मुकाबले में अच्छी बनी रहे। और हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए था, और वो भी स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि हमारी ग्रोथ अभी तो हो रही है, आगे भी होती रहे, ऐसी हमको ग्रोथ चाहिए थी। इन रिफॉर्म्स में कुल मिलाकर के 3 कंपोनेंट्स हैं। उनका नाम है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनको अपने शॉर्ट में एलपीजी से याद कर सकते हैं। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एक-एक करके सबको समझो। लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन देखें तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टेट कंट्रोल्स टू अलाउ मार्केट फोर्सेस मोर फ्रीडम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लिबरलाइज मतलब क्या होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा ढील दे दो, है ना? लिबरल होना मतलब थोड़ी ढील दे देना। तो हमारे यहाँ पर भी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि स्टेट जो है वो इन सारे कंट्रोल्स को हटा देगा, रिलैक्स करेगा और मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्रीडम हो सके। इसके 4 फीचर्स हैं। सबसे पहला, स्टेट कंट्रोल्स जो हैं वो धीरे-धीरे उन्होंने कम कर दिए इकोनॉमिक फंक्शंस पे। पहले वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते थे, पहले वो इंटरफेयर बहुत करते थे। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो बिल्कुल नहीं करते। दूसरा है कि मार्केट फोर्सेस जो हैं, उनको अपने ने डिसीजंस लेने का दे दिया कि ओके यू टेक द डिसीजन, और जो भी आपको सही लगता है आप वो करिए मार्केट में लोगों को। थर्ड पॉइंट आती है कि हमने पब्लिक सेक्टर की जो एरियाज हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया। यानी जैसे आपको पता है रेलवे पब्लिक सेक्टर है, और पब्लिक सेक्टर मतलब क्या?
वो जो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उन्होंने कई सी ऐसी सेक्टर्स हैं, जैसे एयरलाइंस हो गई, उन्होंने एयरलाइंस को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया और अभी ऑलमोस्ट पूरा एयरलाइन जो है वो प्राइवेट है। लास्ट पॉइंट जो इसकी आती है वो ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको हमने पहले हम प्रोटेक्ट करते थे फॉरेन इंडस्ट्रीज से, फॉरेन कंपटीशन से। अब धीरे धीरे हम प्रोटेक्ट करना बंद कर दिया हमने। अब हमने उनको बोला कि आप मुकाबला करिए, एक दूसरे के साथ compete करिए, ताकि आपका भी ग्रोथ हो सके। लिबरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट रूल्स को जो है सिंप्लीफाई कर दिया, जिसमें इन्वेस्टमेंट रूल्स पहले हमने डोमेस्टिक सेक्टर के लिए खोले और उसके बाद हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया। कहने का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्री खुल रही है सपोज, उस इंडस्ट्री में पहले हमने हमारे देश के लोगों को इन्वेस्ट करने की एक मौका दे दिया उनको, और फिर उसके बाद हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आने दिया। इन्होंने कई सारे चेंजेस लाए। एग्जाम्पल है, उन्होंने एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर क्या लाया उन्होंने, कंपटीशन एक्ट लाया, है ना। और एमआरटीपी का फुल फॉर्म याद रखना बड़ा जरूरी है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। उस एक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। और वो एक्ट कब आया था, 1969 में। अब उसके बदले में कंपटीशन एक्ट आ गया 2002 में। फिर आ गया फेमा को, जो था 1999 में जो आया, उसने फेरा 1973 वाले को रिप्लेस कर दिया। इसमें फुल फॉर्म दोनों का सेम टू सेम है, खाली यहाँ पर आर में रेगुलेशन आता है, रेगुलेटरी आता है, और यहाँ पर एम में मैनेजमेंट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके नाम से ही अपने को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आर मतलब रेगुलेटरी, मतलब उसको कंट्रोल करना, और एम मतलब मैनेजमेंट, मतलब उसको मैनेज करना। ये अपने को ध्यान देना है। उन्होंने कई सारे पब्लिक एरियाज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिए, पर कुछ नहीं भी खोले। कौन कौन से हैं वो, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स और रेलवेज। ठीक है, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पब्लिक एरियाज के, सॉरी, प्राइवेट लोगों के लिए नहीं खुले, और एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट के हाथ में रही और रेलवेज गवर्नमेंट के हाथ में रहे। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो डिफेंस भी गवर्नमेंट के हाथ में है। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें प्राइवेट लोग उसका एक मिस यूज कर सकते हैं। तो सरकार ने कुछ एरियाज अपने पास रखे जो वो चाहते थे कि भाई हाँ, ये देश की सुरक्षा के लिए काम के हैं, और जो वो दे देना सही समझा उन्होंने लोगों को, प्राइवेट लोगों को, वो उन्होंने दे दिया। फिर ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रूट उन्होंने निकाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रूट का मतलब क्या होता है, कि आपके अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया से कहीं से हैं, आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो अब आपका एक लाइसेंस होना ज़रूरी है, और वो लाइसेंस का मतलब बनाने का, उसका प्रोसीजर, वो सब उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया। लास्ट पॉइंट है कि उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को या उसके रूल्स को लिबरलाइज कर दिया। अब आपको अगर इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इतने ज़्यादा रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स उन्होंने अलाउ किए। मार्केट बेस्ड का मतलब जानते हो आप लोग, हर रोज न्यूज़पेपर देखा करो अगर, तो डॉलर का, यूरोस का, पाउंड्स का, सबका एक्सचेंज रेट उसमें लिखा आता है। ये एक्सचेंज रेट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर डिटरमाइन होता है, उसको अपने बोलेंगे मार्केट बेस्ड रेट्स। हमारे कंट्री में पहले कंट्री बेस्ड रेट्स चलते थे, यानी रेट क्या होगा एक्सचेंज का वो हमारा देश डिसाइड करता था, अब उल्टा है। ठीक है, मूविंग ऑन, सेकेंड टॉपिक आता है वो आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, ओनरशिप को पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसफर कर दो। पहले वो चीज का हक मालिक कौन था, सरकार थी, पब्लिक मतलब सरकार, और अब कौन है, कोई प्राइवेट लोग हैं। ठीक है, इसके तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और वो हो सकती है पार्शियल या कंप्लीट सेल पूरे शेयर्स का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कि मैंने पैसे वापस निकाल लिए। इन्वेस्ट करना मतलब क्या होता है, कि मैंने पैसे डाले किसी कंपनी में। डिसइन्वेस्ट मतलब निकाल देना वापस। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा हो सकता है या पूरे का पूरा हो सकता है। पार्शियल मतलब क्या, थोड़ा होना। सपोज मैंने किसी कंपनी में 100 शेयर्स खरीदे, मैंने वो 100 में से 90 खाली बेचे या 50 बेचे, तो ये पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। मैंने 100 के 100 बेच दिए, तो ये कंप्लीट सेल हो गया। दूसरा है रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर रिजर्व्ड एरियाज। जो एरियाज पहले सरकार के पास रिजर्व्ड थे, अब उन्होंने वो एरियाज कम कर दिए, और वो एरियाज जाने दिए किसके हाथों में, प्राइवेट लोगों के हाथों में। और लास्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को लाना, जिसको अपने शॉर्ट में ट्रिपल पीस बोलते हैं। ये जो है आपके, अब एक सिंपल मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि आपने देखा होगा किसी गवर्नमेंट स्कूल में
कई बार ऐसे रील्स भी आते हैं कि आपकी टीचर जो है वो सो रही है ना? क्यों? क्योंकि उसको चिंता नहीं है। उसको वो पढ़ाए ना पढ़ाए, उसको सैलरी मिलने वाली है। पर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर से पढ़ाने के सिवा 100 और काम निकालवाते हैं। तो प्राइवेट लोग जो होते हैं ना, वो काम को लेकर के, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्री का पैसा नहीं आ रहा। सरकार में फ्री के पैसे आ रहे हैं, वो पैसे आ किधर से रहे हैं? लोग ही तो टैक्स पे कर रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कई हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और ये है क्या, ये भी मैं आपको बता दूँ। सपोज़ कर लीजिए कि आपके एरिया में कोई ऐसा गार्डन नहीं है। सपोज़ हम कुछ भी बात ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सपोज कोई गार्डन नहीं है, तो सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को हायर किया और उनको उन्होंने बोला कि आप अपने खर्चे पे ये गार्डन को बनाइए। उन्होंने गार्डन बना दिया, गार्डन की एंट्री पे फीस लगा दी, ठीक है। जब तक वो फीस वो निकाल नहीं लेते, रिकवर नहीं कर लेते, मान लो प्राइवेट इंसान ने उस गार्डन को बनाने पे 100 रुपए का खर्च किया था, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो 100 रुपए का उसने खर्चा किया और उसने टिकट लगाई 1 रुपए की खाली। तो जो टिकट उसने लगाई है, जब तक 100 लोग वो आ नहीं जाते, तब तक उसके पैसे रिकवर नहीं हो जाएँगे। तो पैसे जैसे ही रिकवर हो जाएँगे, वो प्राइवेट इंसान फिर वही गार्डन किसको दे देगा? सरकार को सौंप देगा। इसको अपने बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ये रियल लाइफ में नॉर्मली रोड बनाने के लिए, टोल प्लाज़ा बनाने के लिए और फिर टॉयलेट्स बनाने के लिए, ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है? अब आता है प्राइवेटाइजेशन का क्या प्रोसेस है। तो प्राइवेटाइजेशन के, आपको जैसे मैंने बताया, डिसइन्वेस्टमेंट के 3 मेथड्स थे। यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट में वही सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट है कि पूरा का पूरा कर दो, सारे के सारे शेयर्स को सेल कर दो। दूसरा है पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें 2 टाइप होते हैं। आपने शायद ये बात सुनी होगी, किसी कंपनी में अगर मान लो कोई इंसान है जिसके पास आधे से ज़्यादा शेयर्स हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ समझने की बात है, मान लो किसी इंसान के पास आधे से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो सारे डिसीज़न्स एट द एंड वही इंसान लेगा। लेकिन अगर उसके पास आधे से कम है, तो उसको दूसरे के डिसीज़न्स मानने पड़ेंगे। यहाँ पर वही है, अगर वो लेस देन माइनस 51 परसेंट शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करता है, तो उसको अपने बोलेंगे माइनर डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कम शेयर्स बेचे। और अगर वो 51% से ज़्यादा का शेयर बेच देता है, तो उसको अपने बोल देंगे मेजर, यानी ज़्यादा डिसइन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ जो हैं बैंकिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्टर्स, ये सब हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिए। पहले आपको पता होगा, ये जो कम्युनिकेशन वाली कंपनीज़ है, बीएसएनएल खाली अकेला होता था और वो बीएसएनएल सरकारी होता था। आज भी देख लो उसके नेटवर्क काम नहीं करते। चलो, थर्ड टॉपिक जो इसका आता है वो है आपका ग्लोबलाइज़ेशन। ग्लोबलाइज़ेशन में एक चीज़ आती है कि हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को पूरे दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ेंगे, उसको अपने बोलेंगे ग्लोबलाइज़ेशन। और वो कैसे जोड़ेंगे हम? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के साथ। समझो इस बात को, ट्रेड का एक्सचेंज करना मतलब, या ट्रेड करना मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होना। इन्वेस्टमेंट करना मतलब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट किया। नॉर्मली वो कंट्री उसमें इन्वेस्ट करता है जिसको ज़रूरत होती है। और लास्ट आता है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करके। आपने सुना होगा जापान से, चाइना से हमारे यहाँ पर मशीन्स आती है बड़ी-बड़ी। ये और कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज ही है। ग्लोबलाइज़ेशन का प्रोसेस देखें तो 4 स्टेप्स हैं उसके भी। सबसे पहला है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस उन्होंने कर दिया, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया। मुझे अगर बाहर से कुछ मँगवाना है, इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, एक्सपोर्ट करना है तो भी लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस अब हासिल करना बहुत ईज़ी हो गया है। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन में इंडिया ने मेंबरशिप हासिल करी 1995 में। तीसरा है कि अब हम करेंसी जो है कन्वर्ट करते हैं मार्केट रेट्स पे। मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे यहाँ पहले करेंसी जो है वो इंडियन रेट्स जो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी उस पे होते थे। अब करेंसी कन्वर्ट होती है मार्केट रेट्स पे। और लास्ट आता है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा बड़ा है। हमने फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस फॉरेन पार्टनर्स के साथ बढ़ाए हैं। मतलब जो बाहर के पार्टनर्स हैं हमारे, उनके साथ अब हम ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। मूविंग ऑन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अभी-अभी बात हुई। वो 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल में हम लोग दूसरे की कंपनी में स्टॉक और बॉन्ड में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और ये अनस्टेबल होता है, यानी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्शन में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, और ये टेक्नोलॉजी लेकर के आता है, एक्सपर्टीज लेकर के आता है। अब ऐसा क्यों है वो ध्यान दो। सपोज कर लो कोई फॉरेन का आदमी है जो आपकी कंपनी में हेल्प कर रहा है, तो अगर वो हेल्प कर रहा है आपकी, तो वो क्या चाहेगा कि आपकी कंपनी तरक्की करे। अगर आपकी तरह कंपनी तरक्की करेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और इन रिटर्न उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए वो आपकी कंपनी में टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट लोगों को लेके आता है, जिससे आप अच्छी तरह से काम कर सको। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखें तो कुछ चैलेंजेस थे, कुछ स्टेजेस थे। ये सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। चैलेंजेस क्या क्या थे वो देखो, कि हमारे पहले मतलब इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। उन इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी था। और क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हम हमारे कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी उनको संभालना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब सिंपल एक एग्जांपल ले लो, जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन हमारी कंट्री भी प्रोड्यूस तो करती है, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करती हैं, बट मुझे आईफ़ोन ही चाहिए, तो आईफ़ोन जो है वो बाहर से आता है, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर सब लोग ऐसी ज़िद करेंगे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं हो जाएँगी, जो कंपनी की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब बंद हो जाएँगी। तो इसीलिए उन्होंने इम्पोर्ट पे कंट्रोल उनको लगाना ज़रूरी था, ताकि लोग जो हैं वो बाहरी चीज़ें ना लेकर के, जो उनके पास कंट्री में अवेलेबल है उसको यूज़ करें। दूसरा, इम्पोर्ट खाली उसका होना चाहिए जो एसेंशियल टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं, यानी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिन टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, सिर्फ उनका इम्पोर्ट आप करिए। तीसरा है, फॉरेन एक्सचेंज को आपको सेव करना है बाय लिमिटिंग नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स। जो चीज़ों का ज़रूरत नहीं है उनको इम्पोर्ट मत करिए, और अगर वो इनको इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपका बच जाएगा। एक्सपोर्ट्स को आपको प्रमोट करना है, यानी आपको आपके यहाँ के लोगों को एंथुजियाज्म देना है कि वो आप अपनी चीज़ें बाहर भेजें, और इससे फॉरेन एक्सचेंज और हमारा आएगा, बढ़ेगा। और कंपटीशन जो है, इश्यूज जो थे, मतलब हमारे कंट्री के जो गुड्स हैं, इंडियन गुड्स हैं, और जो ग्लोबल मार्केट्स में गुड्स थे, उन सब के बीच में कंपटीशन को लेकर बड़ा इशू था। वो सब इश्यूज उनको सॉल्व करने थे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के दो स्टेजेस हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन से पहले, यानी 1991 से पहले, यानी उसको बोलेंगे प्री 1991। उसमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना, प्रोटेक्शन देना और लिमिटेड एक्सपोर्ट्स करना, ये सब था। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन यानी 1991 के बाद क्या हो गया, हमने आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी लाई। इसका मतलब क्या हुआ आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी? अब हम अपने अंदर झांकने से बजाय दूसरों के ऊपर झांकते हैं, यानी अब हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो चांसेस हैं, उनको देखते हैं। रिड्यूस्ड लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस, मतलब लाइसेंस के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे, बंधन लगे हुए थे, सब हटा दिए। और ट्रेड पार्टनरशिप्स को बढ़ाया। ट्रेड पार्टनरशिप मतलब इधर के कंट्री के लोग उधर के कंट्री के साथ ट्रेड में पार्टनरशिप करें, ये सारी चीजें हमने बढ़ाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अगर हम एवेल्युएट करने बैठें तो सबसे पहले इसके फेवरेबल इफेक्ट्स को देख लेते हैं कि क्या इसके मतलब एलपीजी के क्या फायदे हुए। सबसे पहले हमको बहुत सारे प्रकार के अफोर्डेबल और अच्छे गुड्स मिलने लगे। अफोर्डेबल मतलब सही दाम पे। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े और एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा और स्टेट डेट बर्डन जो था वो कम हो गया। हमारे ऊपर जो कर्जा था वो कम हो गया। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और उससे आपका प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो थे और जो करप्शन था वो धीरे धीरे कम हो गया। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मतलब क्या? आपने देखा होगा पहले कोई काम करवाना हो अगर, तो वो एक फाइल पूरे चक्कर मार देते थे ऑफिस के, बड़े बड़े नेताओं के ऑफिस, आज आईएएस के ऑफिस पहुंचा है। तो ये सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, तो वो सब कम हो गई, करप्शन कम हो गया। फिर जो नेग्लेक्टेड सेक्टर्स थे जिन पे हम पहले ध्यान नहीं देते थे, एग्जांपल है नेचुरल गैस पाइपलाइन या रेलवे, अब उनमें भी डेवलप होने लगा। और लास्ट, हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ सोशल और कल्चरल टाइज भी अच्छे हो गए, यानी अब हम उनके साथ और अच्छी दोस्ती रख पाते हैं शॉर्ट में। इसके कुछ अनफेवरेबल इफेक्ट्स भी थे। सबसे पहले जो एमएनसी आया, एमएनसी का मतलब आप जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो आई, उनके सामने हमारे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज सरवाइव नहीं कर पाई या स्ट्रगल कर रही थी।
जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अचानक से जो ये फॉरेन कंपटीशन आया, यानी फॉरेन के जो लोग इतने सारे आ गए, उससे हमारे इंडियन कंपनीज को भी इफेक्ट हुआ। थर्ड, सब्सिडीज कम होने लगी और इससे आपकी सर्विस कॉस्ट बढ़ गई। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? मान लो मैं गरीब हूँ और मुझे अनाज चाहिए। फार्मर तो मुझे अनाज जो है सपोज कर लो 5 रुपए पर केजी पे ही बेचेगा, लेकिन मैं उसको पे करूंगी सिर्फ 1 रुपया, बाकी के 4 रुपए सरकार पे करेगी मेरी तरफ से, तो उसको अपने बोलते हैं सब्सिडीज। ये सब्सिडीज कम होने लगी, ठीक है, कम हो गई सारी सब्सिडीज, तो सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर सरकार मेरे को सब्सिडी नहीं देगी तो बचे हुए 4 रुपए भी तो मुझे ही देने हैं उसको। एक्सचेंज रेट में जो बार बार फ्लक्चुएशन आता था उससे बिजनेस पे असर होने लगा। फ्लक्चुएशन मतलब नीचे ऊपर होना। आप देखोगे न्यूज़पेपर में हर रोज ये डॉलर का, यूरो का, पाउंड का, सबका प्राइस आता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि वो हर रोज चेंज हो रहा है, हर रोज क्या, हर सेकंड चेंज हो रहा है। फॉरेन कंपनीज जो हैं वो डंपिंग में एंगेज होने लगी और इससे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे असर हो रहा है। डंपिंग का मीनिंग क्या होता है? उन्होंने इतने सस्ते दाम में वो लेकर के आने लगे अपने प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए वो उतने सस्ते दाम में बेचना मुश्किल था और इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर्स पे अफेक्ट हो रहा था। डब्ल्यूटीओ के जो रेगुलेशंस थे हमारे ऊपर, वो उसमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पे चैलेंजेस आने लगे। डब्ल्यूटीओ ने, जब हम मेंबर बने जब डब्ल्यूटीओ के 1995 में, तो उन्होंने भी हमारे ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाए थे और इससे हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज थी। इनएडिक्वेसीज का मतलब हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं था और इससे हमारा रैपिड प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हिंडर हो रहा था, यानी रुकावट आ रही थी उसमें। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी धीरे धीरे होने लगी। इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो रिच बिकेम रिचर, पुअर बिकेम पुअरर। शिफ्ट टुवर्ड्स लग्जरी गुड्स ओवर नेसेसिटीज, यानी जो हमारी ज़रूरतें थी हम उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लग्जूरियस गुड्स को ले रहे थे, खरीद रहे थे। और फाइनली हमारा कल्चरल एरोजन जो है वो हो रहा था ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आपने सुना होगा आजकल सब बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर आ गया है। हमारे यहाँ पर पहले जिस तरह से हम भगवान की पूजना पूजा अर्चना करते थे, जिस तरह से सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे, अब कुछ भी नहीं है। मोस्टली चीजें वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से हो रही हैं। इसी को अपने बोलेंगे कल्चरल इरोजन, क्योंकि बाहर का कल्चर भी आ गया है तो हमारा कल्चर कहीं गुम हो गया है। ठीक है, फाइनली ये हमारे इस वीडियो का एंड है। होपफुली आपको ये रिवीजन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और एक बात है, आपको इस चैप्टर को अगर बड़े डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द फुल वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।